A man stands on a rotating platform with his arms stretched holding a 5 kg weight in his hand. The angular speed of the platform is 1.2 revolution per second. The moment of inertia of the man together with the platform may be taken to be constant and is equals to 6 kg meter square. If the man brings his arm close to his chest with the distance of each weight from the axis changing from 100 cm to 20 cm, the new angular speed of the platform is. तो क्या आप भी अपने क्वेश्चन को स्पीड से पढ़ते हैं? और अगर हाँ, तो क्या आप उसको फिर समझ पाते हैं? और चलिए मान लेते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ भी लेते हैं, तो क्या उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है? अगर इन 3 स्टेप में से आप किसी भी एक स्टेप पे फेल कर जाते हैं, तो आपसे आपका क्वेश्चन नहीं बनता है और नतीजा जिस पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम सिलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम एंड एक्यूरेसी। हमें टाइम और एक्यूरेसी दोनों पे काम करना है। तो किस तरीके से किसी क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से क्वेश्चन को सही आंसर की तरफ ले जाया जाए और कैसे उसको चेक किया जाए, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले स्टेप के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज रीडिंग द क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन को रीड करना नहीं जानते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे क्वेश्चंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, जबकि हर क्वेश्चन को आपको स्टेटमेंट वाइज पढ़ना होता है। इनफैक्ट हर क्वेश्चन का मीनिंग ही आपको तब समझ में आएगा जब आप उसको स्टेटमेंट्स में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक बच्चा है जो क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ता है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स। अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चंस की मीनिंग समझ में नहीं आएगी। आपको हमेशा क्वेश्चंस को स्टेटमेंट वाइज या फ्रेजेस वाइज पढ़ना है। एग्जाम्पल, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आप एक स्टेटमेंट को समझ पा रहे हैं, एक स्टेटमेंट को समझा पा रहे हैं कि भाई वो क्या कहना चाहता है। सिमिलरली कभी कभी आप देखेंगे कि क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं, उसमें आपको स्टेटमेंट्स के बीच में कॉमा और एंड और ऐसे ब्रेक्स मिलते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन और है मेरे पास, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी कॉमा कैरी इक्वल चार्ज। तो यहां पर आप एक ब्रेक लेकर के भी स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक और बार, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर्स एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ। तो यहां पर आपको वापस से एक कॉमा मिला, ब्रेक मिला। तो यहां पर आपको कभी कभी बड़ी स्टेटमेंट्स मिल रही होती हैं, तो बीच में कॉमा एंड इनका यूज कर सकते हैं और आप इनको दो पार्ट्स में अपने दिमाग में ब्रेक कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, आपको वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको स्टेटमेंट्स की तरफ आगे बढ़ना है, उनको फोकस करने की कोशिश करनी है। सेकेंडली, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन को 4 बार या 5 बार पढ़ते हैं। 4 से 5 बार अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगा देंगे तो फिर आप उसको सॉल्व कब करेंगे? इसलिए हम जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूं कि कोशिश करो, कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को जस्ट वन टाइम रीड करें, जस्ट वंस। मतलब एक बार में क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। और अगर मान लीजिए शुरुआत में आपको दिक्कत आती है जस्ट वन रीडिंग में, तो आप फिलहाल के लिए 2 रीडिंग्स पे भी जा सकते हैं। सो वन टाइम रीडिंग एक थोड़ी सी सरसरी निगाहों से, और दूसरी रीडिंग आप थोड़ा अच्छे से तगड़े तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन 2 से ज़्यादा रीडिंग आपको नहीं करनी है। अगर आप 2 से ज़्यादा बार रीडिंग करते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपका फोकस उतना अच्छा नहीं है क्वेश्चन पर। तो इसलिए कोशिश प्रैक्टिस करते समय भी ये होनी चाहिए कि हम लोग वन टाइम रीडिंग या मैक्स टू मैक्स 2 टाइम रीडिंग में क्वेश्चन को समझ लें। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। फेज बाय फेज पढ़ना है और 1 से 2 बार पढ़ के ही क्वेश्चन को समझ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, द सेकंड स्टेप इज रिफ्रेज द क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ तो लेते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सारी स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जैसे कि जब हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्टेटमेंट 1 हो गई। स्टेटमेंट 2, द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विद स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ये हमारी स्टेटमेंट 2 हो गई। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि क्या निकालना है। तो आपको अब ये तीनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, नंबर 1। हमें उसको निकालने के लिए कुछ डेटा दिया गया है ऊपर की तरफ, और उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमें कनेक्ट करना है।
कि कुछ पार्टिकल था, वो कुछ हाफ डिस्टेंस चला है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अगला हाफ डिस्टेंस 2 स्पीड से कवर किया इक्वल टाइम में 9 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन को कनेक्ट किया। जब आप कनेक्ट करते हैं तब आपका एक स्टेप स्टार्ट हो जाता है, दैट इज इमेजिनेशन। जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, और जब आप इमेजिनेशन करते हैं तो फिर आप क्वेश्चन को समझना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अब आपके दिमाग में क्या हुआ होगा, एक पार्टिकल आ गया होगा जिसने अपनी जर्नी को 2 हाफ में कवर किया होगा, जिसमें से पहले हाफ में कुछ स्पीड होगी, दूसरे हाफ में 2 पार्ट्स में कवर किया है जिसमें 2 स्पीड्स होंगी। अब बात आती है तीसरी, जो कि है डेटा एंट्री। आपने जो डेटा बीच बीच में देखा होगा वो डेटा आपको पिक करना होता है। तो आपको जो जो आपके इमेजिनेशन आए हैं वहाँ कहीं कहीं आपको फिल इन द ब्लैंक दिख रहा होगा कि भाई मुझे पता है कि पार्टिकल आधे रास्ते चला है किसी स्पीड से, और बाकी आधे रास्ते उसने 2 इक्वल टाइम में जर्नी को कवर किया है। तो इनके डेटास कहाँ छुपे हुए हैं? तो पहले 6 मीटर पर सेकेंड आधा चला है, और फिर अगला आधा उसने 2 इक्वल टाइम में कवर किया है, और वो टाइम है 9 और 15। तो यहाँ पे आपकी डेटा की एंट्री हो गई। सो 3 स्टेप में आप क्वेश्चन को रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहला आप उसको कनेक्ट करेंगे, जितनी भी लाइंस आपने पढ़ी हैं उनको कनेक्ट करके एक इमेजिनेशन प्रोड्यूस करेंगे। नंबर 2 एक इमेजिनेशन प्रोड्यूस करेंगे, और नंबर 3 जो भी आपका इमेजिनेशन प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर आप डेटा फीड करेंगे। इससे अब आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर बन गई होगी जो कि क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेगी। इसके लिए आप उनके डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो जो क्वेश्चंस में मिलते हैं हमको कभी कभी, या अपना खुद का डायग्राम भी बना सकते हैं और डेटा को उसी डायग्राम में फीड कर सकते हैं। विच ब्रिंग्स अस टू द स्टेप 3, दैट इज सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ सॉल्विंग वाले पार्ट को समझ नहीं पाते कि कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन की कैटेगरी अगर समझ जाएंगे तो सॉल्विंग भी समझ जाएंगे। क्वेश्चन मेजरली 3 कैटेगरीज में लाई करते हैं। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि होते हैं नो ब्रेनर क्वेश्चन, मतलब केवल अच्छी रीडिंग से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हो गए, ये आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपका स्टेप 1 सही होगा, आपकी रीडिंग अच्छी होगी, स्टेप 2 सही होगा, रिफ्रेश अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेप 3 भी बन जाएगा और ये क्वेश्चन तो आपसे धड़ल्ले से हो जाएंगे। सो नो ब्रेनर क्वेश्चंस में तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी रीडिंग और आपका कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपका रिफ्रेश स्किल अच्छा है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा बहुत बार दिखता है आपको कि हमारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड आधारित होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको एक बार अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। मतलब आपने जहाँ भी वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब आपके नोट्स में आपको पढ़ाया गया होगा, जब आपकी क्लासेस में आपको पढ़ाया गया होगा, आपके नोट्स में कहीं ना कहीं लिखा होगा, आपको उसको फटाक से ना रिकॉल करना है। वहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ किया गया था, कैसे उसको यूज़ किया गया था, आपको उसको रिकॉल करना है और आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको क्वेश्चन में एक फॉर्मूला फिट करना होता है या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। सही फॉर्मूला लगा के उसका आंसर, सही इक्वेशन लगा के उसका आंसर आपको मिल जाता है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं वो होते हैं ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ता है। अब ये सोच आपकी डेवलप तभी होगी जब आप गुड क्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हमेशा जिस लेवल पे पेपर बनता है उसी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जबकि आपको हमेशा जिस लेवल पे पेपर बनता है आपको उससे कम से कम +10 +20% हायर लेवल पे जाना चाहिए। मिनिमम बोल रहा हूँ, आप 50% हाई लेवल पे भी जाने की कोशिश किया करो। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप जब नीट PYQs कर रहे होते हो तो वो तो आपको ये बताते कि नीट के पेपर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पर हमेशा टारगेट किया करो कि JEE PYQs कर पाओ। 2025 के पेपर में भी लगभग 22 से 25 क्वेश्चन JEE PYQ बेस्ड ही थे। मतलब अगर आप 22-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, 100 नंबर के आसपास ले आते हो, तो 99 परसेंटाइल आपका आ सकता था। तो हम लोग को ये टारगेट करना है कि जिस पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं हमको उस लेवल पे मेंटेन नहीं करना है, हमको उस लेवल के ऊपर जाना है, तभी तो हमें हमारा पेपर आसान लगेगा। आपकी गलती क्या होती है, आप हमेशा उस लेवल को मेंटेन करते हो जो लेवल पेपरों में पूछा गया है पिछले 15 साल में, 20 साल में। आपको लगता है इसके बाहर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पर हमेशा टारगेट करना है गुड क्वालिटी क्वेश्चन। तो ये तो आप प्रैक्टिस के साथ ही अपनी सुधार सकते हो। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो आप रूल फॉलो करें, 80-20 रूल। इसमें 80% क्वेश्चन आप वाले करें जो आपको लगता है कि आपके ऑन द लाइन है, मतलब आपके पेपर पे आधारित है।
पर 20% हमेशा ऐसे क्वेश्चन टारगेट करें जो हमेशा हायर थिंकिंग, हायर एबिलिटी आपसे डिमांड करते हैं। जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बाकी क्वेश्चन आसान कभी नहीं लगेंगे। तो अगर क्वेश्चन को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नो ब्रेनर क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एंड ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। अगर आपको एक बार पता चल गया कि क्वेश्चन का टाइप कौन सा है और आपको पता चल गया कि इसमें कितना टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स सी बात है नो ब्रेनर में बहुत कम टाइम लगेगा, फॉर्मूला बेस में ठीक ठीक टाइम लगेगा, और ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ चमक गया तो चमक गया, नहीं तो आप यू कैन स्किप द क्वेश्चन। तो आता है हमारा चौथा स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। बहुत सारे बच्चे सब कुछ सही कर लेते हैं लेकिन फाइनली आंसर उनसे किसी सिली मिस्टेक की वजह से या किसी गलती की वजह से उनके हाथ से चला जाता है और रिजल्ट जहां +4 नंबर आने चाहिए थे वहां वो लेके आते हैं -1, मतलब पूरे 5 नंबर का नुकसान। अब ये 5 नंबर का नुकसान कैसे बचाया जाए? तो आपको मिस्टेक कैसे चेक करनी है? अब आप दोबारा क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करेंगे नहीं, इतना टाइम तो आपके पास है नहीं, तो फिर किस किस जगह पर बच्चे यूजुअली मिस्टेक करते हैं और कहाँ कहाँ आप ध्यान दे सकते हैं? सबसे पहला, आपने जो डेटा एंट्री करी है, डेटा आपने फीड किया है, आपको एक बार वो क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए कि क्या आपने डेटा सही तरीके से फीड किया है या नहीं किया है। जैसे मैंने यहाँ देख लिया कि 6 मीटर पर सेकंड पहले हाफ की स्पीड है या नहीं है, और अगले दो में 9 और 15 रिस्पेक्टिवली बोला गया है, मतलब पहले 9 लिखूँ और दोबारा 15 ही लिखूँ ना, तो मतलब मैंने अपने डेटा को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया। दूसरा, आपको यूनिट सिस्टम्स का हमेशा ध्यान रखना है। तो जो क्वेश्चन मैंने लिया उसमें तो यूनिट सिस्टम्स नहीं है, बट यस मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के आंसर 2 और 200 में बीच में फंसे रहते हैं। वो 2 आएगा, 200 आएगा, 20 आएगा, 2000 आएगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है यूनिट सिस्टम्स पे। तो आप ऑप्शन से भी ये चीज़ देख सकते हैं। बहुत बार ऑप्शंस आपको दिखता होगा कि यूनिट सिस्टम पे आधारित होते हैं। आपको ऑप्शंस में 2, 20, 200, 2000 चारों ऑप्शन दिखते हैं। इसका मतलब इसका आंसर निकालने के लिए आप यूनिट सिस्टम पे बहुत फोकस रहिएगा। तो आप अपना दूसरी चीज़ हमेशा यूनिट सिस्टम को चेक करिएगा। तीसरी चीज़ आपके कैलकुलेशंस। तो आपने जो गलती मेजरली करी होगी वो अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 2/2 को 2 लिख दिया होगा, sin 30 को √3/2 लिख दिया होगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे होती हैं एंड ये ह्यूमन एरर्स होते हैं, सारे बच्चों से होते हैं, केवल आप नहीं हो। तो इनको जो बच्चा चेक कर लेता है, एक बार वेरीफाई कर लेता है, उसका ऑप्शन मैच कर गया लेकिन फिर भी वो चेक कर लेता है, तो उसके चांसेस ऑफ गेटिंग द राइट आंसर ऑलमोस्ट 50% से और बढ़ जाते हैं। तो जहाँ एक बच्चा हो सकता है 5 क्वेश्चन में हर 5वें क्वेश्चन में एक सिली मिस्टेक करे और उसको गवा दे, वो ये वाला बच्चा बचा ले क्योंकि उसने हर क्वेश्चन को पीछे मुड़ मुड़ के 20-20 सेकंड में चेक जरूर किया था। आपको अपने कैलकुलेशंस हमेशा चेक करने हैं, हमेशा रेशियोज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमेशा वेरीफाई करना है, हमेशा चेक करना है। तो अगर आप इन 4 स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं, सबसे पहले आप अपनी रीडिंग सुधारते हैं। रीडिंग कोशिश करें कि 1 या 2 बार में आप क्वेश्चन को पूरा समझ लें। दूसरा, उसको रिफ्रेश कर पाते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं सारे स्टेटमेंट्स को, डेटा को सही तरीके से पिक कर पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं, उस डेटा को सही तरीके से यूज कर पाते हैं, आपके दिमाग में पिक्चर सही बन पाती है। तीसरे नंबर पे आप उस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर पाते हैं कि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला रिकॉल करना है। और तीसरे नंबर पे कॉन्सेप्ट, ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एज लगेगा। तो अगर आप उसको कैटेगराइज कर पाते हैं, इट इज ऑलवेज ईजियर फॉर यू टू क्रैक द क्वेश्चन। और चौथा, करने के बाद आप उसको एक बार चेक कर लेते हैं तो आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी शूट अप कर जाती है, मतलब जबरदस्त हो जाती है, और वो हमारे नीट के पेपर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करना स्टार्ट करना है तो आप उसको आज से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको टेस्ट में लगाने की कोशिश करेंगे और उससे कोई आउटपुट नहीं बनेगा। इसको अपने घर पे आज से ही प्रैक्टिस में स्टार्ट करें, और इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप 10, 20 दिन, 30 दिन लगातार इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि कुछ दिन बाद आप खुद इस चैट बॉक्स पे आके, नीचे कमेंट पे आके मैसेज करेंगे कि सर थैंक यू सो मच, आपने जो टेक्निक बताई थी क्वेश्चन पढ़ने की, सोचने की, समझने की, लिखने की, भांपने की, वो हमारे बहुत काम आई है। तो एक बार जो भी बच्चे इससे एग्री करते हैं वो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि यस सर, हमें लग रहा है कि हम गलतियां करते थे और हम इससे बाद इन गलतियों को सुधारेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूँ तो मेरे ऑलरेडी मंजिल सीरीज चल रही है एंड मंजिल 2.0 का लेक्चर नंबर 3 लाइव होने वाला है दिस फ्राइडे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स से इस बार, और काइनेमेटिक्स में मैं 1D 2D मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ्स, रिलेटिव मोशन 1D, रिलेटिव मोशन 2D, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवरमैन प्रॉब्लम, मैं पूरा काइनेमेटिक्स इस फ्राइडे खत्म करने वाला हूं। तो अगर आप में से कोई बच्चा है जो काइनेमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो वो हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकता है। और फिर से
अगर आपको जानना है कि मैं इन स्टेप्स को कैसे यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी रखने वाला हूँ। सो एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है 15 तारीख को सुबह 8 बजे, जहाँ पे बच्चे आगे जुड़ सकते हैं और मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्विंग में, तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सर हम आपकी क्लासेस को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं या फ्री लाइव क्लासेस ले सकते हैं, देख सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपके साथ थोड़ी बातें कर सकते हैं, तो भाई आप लोग बिल्कुल बात कर सकते हो। हमारा एक स्पेशल लर्निंग वीक चल रहा है 14th, 15th एंड 16th, 3 दिन का स्पेशल लर्निंग वीक है जिसमें सारे एजुकेटर्स आपसे बात करेंगे स्पेशल क्लासेस के अंदर। तो आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं और अपने छोटे छोटे क्वेरीज, अपने छोटे छोटे परेशानी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो हमारे क्रैश कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहता है, सो ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच इज़ ऑलरेडी लाइव। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 280 से ज़्यादा लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं, 15 से ज़्यादा टेस्ट मिलने वाले हैं और क्लास 12 और क्लास ड्रॉपर के सारे स्टूडेंट्स इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो गया, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग गया। और जो 4 स्टेप्स मैंने बताए उनको आज से ही स्टार्ट करना, और जितने बच्चे आज से स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो नीचे कमेंट ज़रूर करना कि सर आपकी बात सुन ली है और आज से इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।